नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मानिक कुमार सक्सेना। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और आज मैं दो बीमारियों के बारे में बात करूंगा, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई, जो दोनों ही 100% प्रिवेंटेबल हैं अगर हमको उनके कारणों का पता है, होने से रोकी जा सकती हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूं एक सामान्य शब्द की, जिसको जॉन्डिस या पीलिया कहते हैं। इसको समझने की कोशिश करते हैं। होता यह है कि हम सभी को पता है कि हमारे एब्डोमेन में, उदर में, जिसको हम आम भाषा में पेट कहते हैं, दाहिनी तरफ एक अंग होता है जिसको लिवर, यकृत या जिगर कहा जाता है। और इस लिवर में, इस यकृत में, इस जिगर में बिलिरुबिन नाम के एक पदार्थ का निर्माण होता है। और आम तौर पर ये बिलिरुबिन शरीर में 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होता है। और ये बिलिरुबिन जो भी बनता है, ये स्टूल यानी पखाने के रास्ते बाहर निकल जाता है, जो पखाने को पीला रंग प्रदान करता है। अगर रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा 1.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाए तो इसमें हाइपर बिलिरुबिनीमिया कहते हैं, यानी रक्त में बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाना। और इसके वजह से अगर आँखों के सफ़ेद हिस्से में पीलापन आ जाए, और ज़्यादा लेवल अगर बढ़ जाता है तो स्किन पे भी पीलापन आने लगता है। कभी कभी 12, 14, 15 हो जाता है तो पूरी स्किन पीली हो जाती है। एक खास किस्म की जॉन्डिस होती है जिसमें इस पीले पिगमेंट का डिपोजिशन स्किन में होने लगता है, तो पूरी स्किन पीली हो जाती है। तो इस तरीके से आँख के सफ़ेद हिस्से को पीले होने को या स्किन के पीले होने को, और ये पीला होना क्यों हुआ? रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाए, तो इसी को हम लोग जॉन्डिस या पीलिया कहते हैं। तो पीलिया बीमारी नहीं है दोस्तों, पीलिया किसी बीमारी का लक्षण है। तो पीलिया सामान्यतः किन बीमारियों से होता है? सबसे सामान्य जो बीमारी पीलिया कॉज करती है वो कहलाती है वायरल हेपेटाइटिस। हेपेटिक माने लिवर, वही यकृत, और आइटिस माने उसमें सूजन आ जाना। तो हेपेटाइटिस का मतलब लिवर में सूजन आ जाना। यूँ तो लिवर में सूजन आने के असंख्य कारण होते हैं, परंतु वायरल हेपेटाइटिस सबसे कॉमन कॉज है हमारे कंट्री में, साउथ ईस्ट एशिया में और डेवलपिंग कंट्रीज़ में, और इसके तमाम वजहें हैं। और ये जो वायरल हेपेटाइटिस है कई वायरस से होती है, लेकिन 5 वायरस सबसे ज़्यादा कॉमन है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई। एक और वायरस की भी खोज की जा चुकी है, उस पर आज हम लोग नहीं जाएंगे। तो ए, बी, सी, डी और ई, ये 5 वायरस हमको हेपेटाइटिस कर सकते हैं, जिनकी वजह से हमको पीलिया हो सकता है। यहाँ खास बात यह है कि हेपेटाइटिस ए और ई फीको ओरल रूट से फैलता है। फीको माने पखाना, ओरल माने मुंह। तो जिस किसी व्यक्ति में भी इन वायरस का संक्रमण होता है, हेपेटाइटिस ए का और ई का, उसके मल में यानी पखाने में यानी स्टूल में ये वायरस निकलता है। अब ये वायरस पानी को भी इन्फेक्ट कर सकता है। ये भी हो सकता है आपके घर में किसी बच्चे को इसका इन्फेक्शन हो लेकिन जॉन्डिस डेवलप ना हुई हो, क्योंकि हेपेटाइटिस ए के 70% केसेस में बच्चों में कोई लक्षण नहीं होता, और आप उसको सोचा रहे हैं और अपने हाथों को अच्छे से साफ नहीं किया, उसी से आपने पानी छू लिया या खाना बना लिया, तो पीलिया फैल सकता है। तो फीको ओरल रूट से हेपेटाइटिस ए और ई फैलते हैं। कॉमन, जैसे हम पानी के बताशे खाने जाते हैं, बड़ा कॉमन कारण है। अब पानी के बताशे रखे हुए हैं, पानी है, उसी में बार बार वो अपने नाखून घोल घोल कर सबको पानी के बताशे खिला रहे हैं। दूसरी चीज़, वो पानी का जो बताशा है उसका पानी पता नहीं स्रोत कहाँ से आया है। दूसरा इसका जो कॉमन कारण होता है, गर्मियों में गन्ने का रस होना। गन्ने का रस बहुत अच्छी चीज़ है, बशर्ते वो एकदम नॉन कंटेमिनेटेड हो, उसमें किसी किस्म का संक्रमण ना हो। कई दफ़े मैंने देखा है, बहुत सारे गन्ने रखे हुए हैं, खूब सफाई करके दुकानदार ने रखे हैं, लेकिन गन्नों के बीच में मक्खियाँ घुस गईं, और जब मशीन में गन्ने को पेरा गया तो मक्खियों का जूस भी उसमें निकल आया। अब सपोज करिए कि वो मक्खियाँ किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको पीलिया था उसके स्टूल यानी मल पदार्थ पे बैठी होंगी, तो वो गन्ने के रस में पहुंच जाएगा। निश्चित रूप से आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा सुनकर, लेकिन ये सत्य है। अधिकांश लोगों में जो पीलिया होता है वो गंदे पानी और इसी तरीके के जूसेस वगैरह, जो फ्रूट जूसेस होते हैं, उनसे ही फैलता है, जो कंटेमिनेटेड होते हैं, जिनमें हेपेटाइटिस ए या ई का वायरस होता है। ए और ई दोनों हेपेटाइटिस में एक खास और अच्छी बात यह है कि ये दोनों सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ हैं, अपने आप ठीक होती हैं।
हमको जब ये हो जाए तो केवल लिवर को सपोर्ट करने वाली दवाएं देनी होती हैं या ऐसी चीज़ें करनी होती हैं जो लिवर को सपोर्ट करती हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ए और ई ये दोनों 6 महीने के अंदर अपने आप सही हो जाती हैं, 6 महीने के बाद ये शरीर में नहीं रहती। बी, सी और डी के लिए ये सत्य नहीं है। पहले तो ये फीको ओरल रूट से नहीं फैलती, ये फैलती हैं ब्लड से, ब्लड प्रोडक्ट से, अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द पर्सन जिनको हेपेटाइटिस बी, सी या डी हो, और ये ऐसी भी हो सकती हैं कि 6 महीने में सही हो जाएं बिना दवा के या दवाओं से, और ऐसा भी हो सकता है कि ये आयु पर्यंत हमारे साथ रहें और आगे चलकर लिवर सिरोसिस में परिवर्तित हो जाएं। लेकिन आज हमारा जो फोकस है वो है हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई, जिसके लिए पहली चीज़ मैंने बताई कि वो फीको ओरल रूट यानी कंटेमिनेटेड फूड आइटम्स, कंटेमिनेटेड वाटर, गंदी उंगलियों, इन सबसे फैलता है। और दूसरी चीज़ बताया कि 99 से 98% केसेस में 6 महीने के अंदर ये बिल्कुल सही हो जाते हैं। 1 से 2% केसेस में कभी कभी इनमें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है और गंभीर हो सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है 1 से 2% केसेस में। हाँ, अगर कोई गर्भवती महिला है और उनको हेपेटाइटिस ई है तो उनको विशेष सावधानी की ज़रूरत है, क्योंकि उनमें इनके गंभीर होने की आशंका अधिक होती है। तो ये तो साथियों हम लोगों ने समझा जॉन्डिस के बारे में, हेपेटाइटिस के बारे में, वायरल हेपेटाइटिस के बारे में, वायरल हेपेटाइटिस के 5 कारणों के बारे में, वो कैसे फैलती हैं। जब हमको समझ में आ गया वो कैसे फैलती हैं, तो हम ये भी समझ सकते हैं कि उनसे हम कैसे बच सकते हैं। ये मैंने आपको बता भी दिया कैसे बच सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इनके लक्षणों की। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति के शरीर में हेपेटाइटिस ए या ई का वायरस पहुंच गया, और पहुंचने के बाद 2 से 3 हफ्ते तक या कभी कभी 4 से 6 हफ्ते तक यह वायरस कोई भी लक्षण प्रदर्शित नहीं करता, बॉडी में होता है, उसके स्टूल में काफ़ी मात्रा में निकलता है, लेकिन कोई लक्षण नहीं प्रकट करता। इसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। ये पीरियड सामाजिक रूप से इसलिए खतरनाक होता है क्योंकि इसमें रोगी को तो पता ही नहीं है और उसका स्टूल लगातार जो है वो सोसाइटी में वायरस को फैला रहा है। इसके बाद दूसरी अवस्था आती है, इसको प्रोड्रोमल फेज कहते हैं। ये आमतौर पर जो प्रोड्रोमल फेज होती है ये 3 से 10 दिन तक रहती है, और इसमें व्यक्ति को अचानक से बुखार आ सकता है जो 101-102 डिग्री तक हो सकता है, जोड़ों में दर्द हो सकता है, जोड़ों में सूजन हो सकती है, थकावट लग सकती है, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, भूख चली जाती है, कुछ खाते ही उल्टी जैसी आने होती है या उल्टी हो भी जाती है। इसके अलावा खांसी हो सकती है, इसके अलावा व्यक्ति को पेट में दर्द हो सकता है, डायरिया हो सकता है। और एक खास बात है कि इस फेज़ में यूरिन भी पीले रंग की हो सकती है, क्योंकि ब्लड में बिलीरुबिन बढ़ने से पहले इस प्रोड्रोमल फेज़ में पहले यूरिन में बिलीरुबिन पास होता है। तो ये कुछ लक्षण होते हैं जो प्रोड्रोमल फेज के होते हैं, जो 3 से 10 दिन तक रहती है। जैसे ही प्रोड्रोमल फेज खत्म होती है, तीसरी फेज शुरू हो जाती है जिसको इक्टेरिक फेज कहते हैं। इक्टेरस का मतलब क्या हुआ, रक्त में अब बिलीरुबिन बढ़ रहा है और वो बिलीरुबिन आंख के सफेद हिस्से को पीला करेगा, और ज्यादा बढ़ेगा तो स्किन को भी पीला करेगा। इसको इक्टेरिक फेज कहते हैं साथियों। ये 3 से 6 हफ्ते तक रह सकती है। और इसमें क्या होता है, व्यक्ति को जॉन्डिस पीलिया होता है, यानी वही आंख का सफ़ेद हिस्सा पीला हो जाना, स्किन का पीला हो जाना, जो भूख नहीं लग रही थी, जो नौजिया था, उबकाई थी, जो उल्टी थी, ये और ज़्यादा वर्सन हो जाते हैं और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। फीवर सेटल हो जाता है लेकिन, और साथ में अगर बिलीरुबिन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ऐसे लोगों में इचिंग यानी स्किन में खुजली की शिकायत भी हो सकती है। तो ये इक्टेरिक फेज हुई जो आमतौर पे 2 से 6 हफ्ते तक रहती है। चौथी जो अवस्था कहलाती है उसको कन्वलसेंट फेज कहते हैं। इसमें व्यक्ति धीरे धीरे सही होना शुरू होता है, उसके लक्षण वापस पलटते हैं, और उसके लक्षण वापस पलटकर फिर वो नॉर्मल लाइफ में आता है। नॉर्मल लाइफ में आते आते यानी उसके लिवर को पूरा रिपेयर होते होते 6 महीने तक का समय लग सकता है। तो ये 4 अवस्थाएं बताई। इंक्यूबेशन पीरियड जिसमें कोई लक्षण नहीं होता, प्रोड्रोमल फेज जिसमें पीलिया तो नहीं होता लेकिन तमाम लक्षण होते हैं, इक्टेरिक फेज, और चौथी बताई कन्वलेसेंट फेज जिसमें व्यक्ति सही होना शुरू होता है।
अब जांचें क्या कराते हैं? सबसे पहले जो जांच कराते हैं उसको कहते हैं LFT यानी लिवर फंक्शन टेस्ट। इसमें सीरम बिलिरुबिन होता है, SGPT, SGOT जिनको ALT और AST भी कहते हैं, और एल्कलाइन फॉस्फेटेज होता है। मुख्य रूप से इतना आप जानें। तो अगर किसी पीलिया के पेशेंट में, जॉन्डिस के पेशेंट में, आप प्रिसाइजली कहें एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस ए या ई के केस में हम लिवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे और वो प्रोड्रोमल फेज में कराएंगे। तो प्रोड्रोमल फेज में AST, ALT यानी SGPT, SGOT कई गुना बड़ा मिलता है, बड़ा हुआ मिलेगा। इक्टरिक फेज में भी बड़ा हुआ मिलेगा। और बिलिरुबिन जो होता है वो, जैसा कि आपको बताया, प्रोड्रोमल फेज में पेशाब में तो बिलिरुबिन निकलता है लेकिन ब्लड में नहीं बढ़ता। तो बिलिरुबिन इक्टरिक फेज में ब्लड में बढ़ना शुरू हो जाता है। ये जो एंजाइम्स होते हैं SGPT और SGOT, जिनको हम लोग AST और ALT भी कहते हैं, ये एंजाइम्स आमतौर पर नॉर्मल रेंज में आ जाते हैं 2 से 5 हफ्ते में। एंजाइम्स कम होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन बिलिरुबिन नहीं कम होता इतना जल्दी। बिलिरुबिन फिर कन्वलेसेंट फेज में जाकर धीमे धीमे कम होता है और बिलिरुबिन एक लेवल पे तक बढ़ता है, उसके बाद थोड़े समय उतना बना रहता है, फिर धीरे धीरे डिक्रीज होता है। यानी बीमारी में आप LFT का पैटर्न समझें, जिसको लेके मरीजों में अक्सर घबराहट होती है कि हमारा बिलिरुबिन कम क्यों नहीं हो रहा है। पहले क्या बढ़ते हैं? एंजाइम्स SGPT, SGOT जिनको हम लोग AST, ALT कहते हैं। बाद में क्या बढ़ता है? बिलिरुबिन, उसके कुछ दिनों बाद। कम पहले क्या होते हैं? एंजाइम्स। देर तक कौन बढ़ा हुआ रहता है? बिलिरुबिन। तो बहुत सारे रोगी ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, तो उनको ये कंसोल किया जाता है, नहीं आपका SGPT, SGOT या ALT, AST कम आ रहे हैं, अब आप धीमे धीमे स्वस्थ हो रहे हैं, कृपया घबराइए नहीं। दूसरी जो जांच होती है वो जांच होती है ये पता कराने के लिए कि इसमें कहीं हेपेटाइटिस A, B, C, D, E क्या है। तो कुछ चिकित्सक 5 की जांच लिख देते हैं, D की जांच नहीं, हेपेटाइटिस A की, B की, C की और E की। लेकिन अगर हमको क्लियर कट पता है कि इनको हेपेटाइटिस B या C नहीं है, कोई ऐसी पुरानी हिस्ट्री नहीं है, तो हम केवल हेपेटाइटिस A या E में से किसी की जांच करा लेते हैं। IgM फॉर हेपेटाइटिस A, IgE फॉर हेपेटाइटिस, IgM फॉर हेपेटाइटिस A, IgM फॉर हेपेटाइटिस E, ये 2 जांचें करा लेते हैं। लेकिन वाइसफुली हमेशा ये रहता है कि हमको हेपेटाइटिस A, B, C और E इन चारों की जांच करा लेनी चाहिए। तो अगर फीको ओरल रूट से है तो निश्चित रूप से या तो IgM हेपेटाइटिस A के लिए बढ़ा हुआ मिलेगा, या फिर हेपेटाइटिस E होगी तो IgM हेपेटाइटिस E के लिए बढ़ा हुआ मिलेगा हमको। अब साथियों आते हैं उपचार के बारे में। तो इसका कोई उपचार नहीं है, लेकिन इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। दरअसल किसी उपचार की खास आवश्यकता नहीं है। ऐसी कोई दवा नहीं है जो इसको अपने आप से सही कर सके, मतलब दवा के प्रभाव से ये सही हो जाए, ऐसा नहीं है। इसका एक नेचुरल कोर्स होता है, एक प्राकृतिक इसका पूरा साइकिल होता है जो पूरा करके ही ये बीमारी ठीक होती है। अब बीमारी में दिक्कत क्या है? लिवर में सूजन है। तो हमारा जितना भी इलाज होता है वो इस पर फोकस होता है कि लिवर में सूजन है, लिवर हील कर रहा है, तो लिवर को हम ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दें। अब लिवर को सपोर्ट कैसे देंगे? लिवर के नीचे हम तकिया तो रख नहीं सकते हैं। तो लिवर को सपोर्ट देने में सबसे पहली चीज़ आती है, हमारे लिवर में बहुत सारे पदार्थों से ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो लिवर को रेस्ट देना है, तो अगर पर्सन को डायबिटीज़ नहीं है तो दिन में अच्छी खासी मात्रा में कैलोरीज में ग्लूकोज लें। ग्लूकॉन डी नाम से या ग्लूकॉन C नाम से जो भी आते हैं, उनका अच्छी खासी मात्रा में सेवन करें। 100-200 ग्राम प्रतिदिन जितना लेंगे, शरीर में ऊर्जा का स्तर बना रहेगा और लिवर पे ये प्रेशर नहीं पड़ेगा कि उसको ग्लाइकोजन या अन्य पदार्थों से ग्लूकोज बनाना है। दूसरा, लिवर जो भी हम फैटी खाना खाते हैं, ऑयली खाना खाते हैं, लिवर को उसको पचाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो फैटी और ऑयली खाना हमको अवॉइड करना है। तीसरी चीज, चूंकि लिवर सेल्स को डैमेज हुआ है, अब वो रिपेयर हो रही हैं, तो इस रिपेयर के प्रोसेस में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो हम अपनी डाइट में प्रोटीन को खूब बढ़ा दें।
तो जो लोग एग खाते हैं उनके लिए मेरी हमेशा सलाह रहती है, अगर उनको हेपेटाइटिस है 5-6 अंडे दिन में उबालिए, पीले हिस्से को निकाल के फेंक दीजिए, 1-2 सफ़ेद हिस्से आपने सुबेरे खा लिए, 1-2 सफ़ेद हिस्से दोपहर में खा लिए, शाम को खा लिए, रात में खा लिए। एक सफ़ेद हिस्से में करीब 5 ग्राम प्रोटीन होता है, तो एक हाई क्वालिटी का आसानी से डिजेस्ट होने वाला प्रोटीन आपको मिल रहा है। वेजिटेरियन लोग जो सोया है या दालें हैं बिना घी की तली हुई सादा दालें उबालकर, उनका सेवन अधिक से अधिक करें क्योंकि प्रोटीन की आवश्यकता ज़्यादा होती है। तीसरी चीज़, लिवर चूंकि रेस्ट कर रहा है, लिवर में बीमारी है, लिवर बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल्स को शरीर से बाहर निकालता है, हम पानी का इंटेक बढ़ा दें। जितना पानी का इंटेक बढ़ाएंगे बॉडी से टॉक्सिक पदार्थों का लेवल उतना ही ज़्यादा कम होगा। चौथी चीज़, अगर हम लोग बात करें तो मिनरल्स और विटामिन्स, आमतौर पे लिवर में बहुत सारे विटामिन्स की मेटाबॉलिज्म होती है, तो एक कोई अच्छा विटामिन सप्लीमेंट आप लेना शुरू कर दें। मिनरल सप्लीमेंट तमाम नामों से आते हैं, किसी भी अच्छे ब्रांड का आप लेना शुरू कर दें। तो ये तो साथियों इलाज हो गया। हरी सब्जियां खूब खाएं, बस इस चीज़ का ध्यान रखें, हरी सब्जियों में विटामिन के होता है। हरी सब्जियां हमको खूब खानी है, लेकिन ध्यान वही रखना है, ऐसा ना हो कि उन हरी सब्जियों में पानी भी दूषित पड़ा हुआ हो। अभी आपको हेपेटाइटिस ए है, उस दूषित पानी से आपको हेपेटाइटिस ई हो गया, तो भली भांति साफ पानी से धोकर, उबाल कर, फिर उनकी सब्जी बिना घी तेल के बनाकर आपको खानी है। इसके अलावा विटामिन सी यानी नींबू और आंवले इत्यादि का आप सेवन करें, और साथ में फिजिकल रेस्ट शुरुआत में आवश्यक होता है, फिजिकल रेस्ट करें। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप करते हैं तो किसी भी दवा की ज़रूरत नहीं होती। अक्सर लोग पूछते हैं डॉक्टर साहब लिवर 52 सिरप ले लें या लिवर के और कोई सिरप ले लें, तो चूंकि लिवर 52 सिरप मेरी पैथी से नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ लोग उसको पी रहे हैं, तो आयुर्वेद के लोग इसमें बेहतर बता सकते हैं, उनकी सलाह लें। लेकिन मैं यूं कह देता हूं कि भाई बिल्कुल पीजिए, इसको पीने में कोई ऐसा हर्जा नहीं है, ये आपके लिवर को फ़ायदा ही करेगा, तो वो अपने आयुर्वेद के चिकित्सक के परामर्श के अनुसार पी सकते हैं। फिर इसके अलावा बहुत सारे और कैप्सूल्स वगैरह आते हैं तमाम सारे, लेकिन किसी भी स्टडी में कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं आया है कि वो लिवर में यानी पीलिया में कोर्स को कम कर दें या लिवर के डैमेज को कम कर दें। जो मैंने आपको रास्ते बताए, उन्हीं रास्तों पे चलकर हमको बीमारी से धीरे धीरे मुक्ति मिलेगी। और रोक कैसे सकते हैं, एक तो फैलने के जितने तरीके हैं वो, दूसरा हेपेटाइटिस ए के लिए वैक्सीन आती है, अपने डॉक्टर की सलाह से उस वैक्सीन को आप लगवा सकते हैं। फिर हर साल भर उसका बूस्टर, बच्चों में ख़ास तौर पे जो स्कूल जाते हैं और वहाँ की गंदी टंकी वगैरह का पानी हो सकता है तो उनको लगवा दें। हेपेटाइटिस ई की वैक्सीन अभी नहीं बनी है, उस पर शोध चल रहा है साथियों। तो ये एक और प्रिवेंशन का तरीका हो गया। तो मेरे ख्याल से सारगर्भित तरीके से मैंने आज आप लोगों को बताया पीलिया क्या है, हेपेटाइटिस क्या है, हेपेटाइटिस क्यों होता है, वायरल हेपेटाइटिस क्या है। वायरल हेपेटाइटिस में आज ए और ई के विषय में विशेष रूप से चर्चा करी, क्योंकि ये जो मानसून का सीजन है इसमें इसके फैलने की आशंका सबसे ज़्यादा होती है। तो सजग रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।